दोस्तों 11 अप्रैल 1970 इस दिन अपोलो 13 मिशन लॉन्च होता है नासा के द्वारा। लेकिन जो इस मिशन के साथ होने वाला था उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 1970 ये वो साल था जब अपोलो 13 लॉन्च होने वाला था। अभी एक साल भी नहीं गुजरे थे नील आर्मस्ट्रांग को मून पे लैंड करे हुए, और ये तीसरा मिशन था नासा का। नासा इतनी जल्दी मिशन इसलिए कर रहा था क्योंकि इस समय एक रेस चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लोगों का इंटरेस्ट भी कम होने लगा इन सब में, क्योंकि उनके लिए अभी ये सब एक नॉर्मल बात बन चुकी थी। इस स्पेसक्राफ्ट को डिज़ाइन कुछ ऐसा करा गया था। इसमें 4 मेन कंपोनेंट थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनार मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। 3 एस्ट्रोनॉट इसमें जाने वाले थे और वो सब कमांड मॉड्यूल में बैठे थे। ये एक बहुत ही छोटी सी जगह होती है जो 11 फीट लंबी और 13 फीट डायमीटर की है। दूसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ऑक्सीजन थी इन एस्ट्रोनॉट के लिए। तीसरा हिस्सा ल्यूनार मॉड्यूल, जिसका काम था मून पे जाना और जब काम हो जाए तब वापस जाके रॉकेट में चिपक जाना। 11 अप्रैल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च सक्सेसफुली हो जाती है। लेकिन जो लोग इसको देखने आए थे वो सिर्फ 2 लाख थे, और अपोलो 11 को देखने आए थे 7 मिलियन लोग। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो चुका था विंस में। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट थे: कमांडर जिम लॉवल, दूसरे पायलट फ्रेड हेज और तीसरे जैक स्विगर्ट। ये स्पेसक्राफ्ट अपने टारगेट की ओर जा रहा होता है। इन्हें 3 दिन लगने वाले थे चांद तक पहुंचने में। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। इसके बारे में बहुत कम न्यूज़ वाले अपने चैनल पे दिखा गए थे। तीसरे दिन फ्लाइट कंट्रोलर जो ग्राउंड पे बैठे हुए थे वो स्विगर्ट को कहते हैं ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। जब ये चेक हो रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जितने भी वार्निंग लाइट थी वो सब जलने लग जाती है। जिम लॉवल मिशन कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं, हॉस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से खत्म हो चुका है और दूसरा टैंक भी लीक हो गया है। सारे टीवी चैनल जो इस मिशन को नहीं दिखा रहे थे, अब अचानक से ये हेडलाइन बन जाती है। जब तीसरे दिन चेक हो रहा था तभी कुछ स्पार्क होता है इलेक्ट्रिक वायर की वजह से, और एक टैंक फट जाता है। फॉर्चुनेटली ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर लगा था। अगर ये अंदर लगा होता तो तुरंत ही सारे एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती। अब सभी को बहुत जल्दी डिसीजन लेना था कि धरती पर कैसे पहुंचा जाए। सबसे तेज तरीका जो यहाँ पे पहुंचने का था वो था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा दिया जाए। लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना होगा। इंजन वहीं पे था जहाँ पे धमाका हुआ था, तो कोई नहीं जानता था कि इंजन डैमेज हो गया या बच गया है। और दूसरा तरीका ये था कि चांद के अराउंड सर्कल करके फिर वापस अर्थ पे आया जाए। लेकिन इसमें रिस्क ये था कि 4 से 5 दिन का वक्त लगने वाला था इस प्रोसेस में। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। एस्ट्रोनॉट को CSM मॉड्यूल को सेट डाउन करने का ऑर्डर मिलता है और ल्यूनार मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन ल्यूनार मॉड्यूल को इस तरह से बनाया गया था कि उसमें सिर्फ एक बार में 2 लोग ही बैठ सकते थे, वो भी सिर्फ 20 घंटे के लिए। लेकिन अब ये 3 लोग वहाँ पे बैठेंगे, वो भी 3 से 4 दिन के लिए। और पहली बार ल्यूनार मॉड्यूल के इंजन को फायर किया जाता है। इस फायर की मदद से चांद की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं ये लोग। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। कोई भी इंसान इतनी दूर तक नहीं गया था। एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है कि ल्यूनार मॉड्यूल के इंजन को दूसरी बार फायर करने के लिए, और ये ल्यूनार मॉड्यूल इंजन इस फायर को भी झेल लेता है। इससे पहले एस्ट्रोनॉट रिलैक्स हो पाते दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इन स्पेसशिप में लिथियम हाइड्रोक्साइड के कंसिस्टर भी होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। लेकिन जो कंसिस्टर इस ल्यूनार मॉड्यूल में थे वो सिर्फ 2 इंसान के लिए ही थे, लेकिन यहाँ पे 3 इंसान सर्वाइव करना चाहते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 24 घंटे थे ग्राउंड पे बैठे हुए लोगों के पास, और कुछ घंटे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक कंट्रैप्शन बना देते हैं जो काम कर सके। एस्ट्रोनॉट को बोला जाता है कि दिन में एक आदमी सिर्फ 200 ml से ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा यूरिन हो गया तो स्पेसशिप की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट करीब 14 kg वेट लॉस कर देते हैं। 4 दिन बाद जब स्पेसशिप अर्थ के पास आ रहा होता है तो उन्हें लगता है कि एक और बार फायर करने की ज़रूरत होगी, और स्पेसक्राफ्ट तीसरी बार फायर भी झेल लेता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था, ये टूटा हुआ एयरक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कैसे होगा? क्या ये उसका इम्पैक्ट सर्वाइव कर पाएगा? अब एस्ट्रोनॉट को वापस कमांड मॉड्यूल में जाने का ऑर्डर मिलता है। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, और ये एक नॉर्मल बात थी। नॉर्मली ये ब्लैकआउट 2 से 3 मिनट का होता था,
3 मिनट पूरे हो जाते हैं लेकिन एस्ट्रोनॉट की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं होता। 10 सेकंड गुजर जाते हैं, 30 सेकंड, 2 मिनट और अब 4 मिनट बाद भी दूसरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता। 4 मिनट 27 सेकंड के बाद फाइनली दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सबकी जान में जान आ जाती है। 3 एस्ट्रोनॉट जिंदा बच गई हैं। ये मिशन फेल तो हुआ, इन तीनों में से किसी ने भी चांद पे कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपोलो 13 मिशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। इस मिशन पे कई बुक लिखी गई। इस मिशन के बाद कई सारे सेफ्टी मेजर अडॉप्ट किए गए नासा के द्वारा। इसके बाद भी अपोलो 14, 15, 16, 17 ये सारे मिशन सक्सेसफुल गए। 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 आखिरी मिशन था नासा के अपोलो प्रोग्राम में। यह आखिरी बार था जब कोई इंसान मून पे गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।